अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज की हाईलाइट था कौमी असम्बली का इजलास। जनाब, गुज़श्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम का बिल टेबल किया गया और आज जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से डिबेट होगी, शाह साहब खड़े हुए असम्बली में आज और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया और उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने कहा, जी हमारे पास नंबर्स कम हैं, लेकिन ये जो सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट से करवाने का मामला है, इससे अपोजिशन एक्सपोज हो गई है। फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, ये बड़ा अहम नौइयत का मामला है, सेनेट इलेक्शंस का मामला है, लेकिन अपोजिशन संजीदा नजर नहीं आती और अगर इसमें कुछ मसले मसाइल हैं या ये पास ना हुआ तो अपोजिशन का सारा कसूर होगा। राजा परवेज अशरफ उसके बाद खड़े हुए और कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी ने इतराफ़ किया है कि उनके पास तो नंबर्स ही नहीं है और ना होंगे, लेकिन अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते थे तो इससे उनकी नीयत साफ हो गई है। साथ ही साथ दावा करते हैं राजा परवेज अशरफ के हम और हमारे सारे लोग, यानी अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन तैयार थी बात करने के लिए इस तरमीम के ऊपर, इस बिल के ऊपर, लेकिन हुकूमत नहीं करना चाहती क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। अब इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज जो ये लफ्जी जंग होती रही कौमी असम्बली में, बहस कहाँ तक, क्या ये जो डेडलॉक हो गया है इसका क्या हल हो सकता है। जमा खातिर ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक समाअत चल रही है, सदाती रेफरेंस जनाब भेजा गया है और एडवाइस मांगी गई है इसी मामले के ऊपर कि सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट से करवाए जा सकते हैं, नहीं करवाए जा सकते, उससे मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी सवाल तमाम तर मामले पर कुछ यूं कि ओपन बैलेट के मामले में कायम डेडलॉक का हल क्या होगा। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें रसूल बख्श साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। शहजाद इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम सेनेट इलेक्शन की तरफ बढ़ें, एक आप दारुल हुकूमत में बैठे हैं, बड़ी अहम बैठक दारुल हुकूमत में एक और हो रही है पीडीएम की, जो लॉन्ग मार्च करना था अब उसको महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च का नाम दिया जा रहा है। तो आपके पास कोई खबर इससे मुतल्लिक, इनसाइट इससे मुतल्लिक कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या आइंदा का हिकमत अमली हो सकती है पीडीएम की? नहीं, फ्रैंकली अलीना, मुझे नहीं पता कि इस वक्त बंद दरवाजों में क्या हो रहा है और मेरे ख्याल से जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले चीजें बड़ी वाज़ेह थी। एक कंफ्यूजन है कि आगे कैसे बढ़ना है। ऑपोजिशन ने इनकलाबी एजेंडा पेश किया था, कोई हिकमत अमली वाज़ेह नहीं थी और इसीलिए मेरे ख्याल से वो जिस किस्म के दावे थे कि हुकूमत गिरा देंगे जनवरी तक, वो हुआ नहीं। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऑपोजिशन ने करना क्या है। देखिए, ऑपोजिशन का जो एक बुनियादी पॉइंट है कि मदाखलत नहीं होनी चाहिए, 100% दुरुस्त है उनका ये एजेंडा, इस पर उनको कायम रहना चाहिए और इसके लिए वो जो भी जद्दोजहद कर सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो उनको जारी रखनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इतना प्रेशर क्रिएट करें कि आइंदा के जितने भी इंतखाबात हो वो गैर जानिबदार हो, उसमें कोई मदाखलत ना हो। और क्या चीज उनको अपने एजेंडा से निकाल देनी चाहिए, वो ये है कि हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत का तख्ता पलट देंगे, वक्त मुद्दत नहीं पूरी करने देंगे। इस चीज को वो अपने एजेंडा से निकाल दें, क्योंकि एक तो ये करना नामुमकिन है, ये होना नहीं है, हम पहले दिन से ये कह रहे थे, और ये तरीका भी ठीक नहीं है। एक तो 5 साल मिले, 5 साल पूरे करने दें, और दूसरा अगर आप हुकूमत को गिराने में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस चीज के आप खिलाफ हैं आप उसका हिस्सा बनते रहेंगे। तो आपका फोकस ये होनी चाहिए कि आजादी होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया की हो, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, मदाखलत नहीं होनी चाहिए, 100% इस पे लोग आपके साथ खड़े होंगे और इसको इंप्लीमेंट करवाना है। अभी महमल ने पिछली 2 साल से मुझे कह रही थी कि आपके लिए कीनू लेके आऊंगी, अब मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उनको ये मौका मिला, वो घर पे आई मेरे, तो यही बात हम लोग कर रहे थे। महमल हैड अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि कम से कम अब देखें हमें स्पेस मिली है 2018 इंतखाबात के बाद, ये कीनू डिप्लोमेसी चल रही है, तो बहुत दूर की बात है। जो ऑपोजिशन भी, जी बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बिहाइंड द कर्टन, ऑरेंजेस, जी और ये शुक्र करें मैंगो डिप्लोमेसी ना हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें आप देखें ना, जो बात 2018 के इंतखाबात के बाद मीडिया नहीं कर सकता था, बहुत दूर की बात है, ऑपोजिशन भी अपनी जवाबें नहीं लेके आती थी। अब जब वो बात कर रहे हैं तो मीडिया भी बात कर रहा है कि आजादी होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मदाखलत नहीं होनी चाहिए। पहले ऑपोजिशन की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बात करे। इन चीजों पे फोकस रखें, लेकिन खुदा के वास्ते ये हुकूमत गिरा देंगे, 15 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में ये हो जाएगा, पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें नाकामी होगी। और इसमें होता क्या है, इसमें वो पार्टीज अचीव करती हैं, वो पार्टी कामयाब होती है जो बीच में अपनी डील निकाल लेती हैं। और आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो इनकलाबी एजेंडा था वो पीछे चला गया है। आप कहने के इन हाउस तब्दीली लेकर आए तो वो बेनिफिशियरी होते हैं। फिर अगर आप और अभी इजलास से मुतल्लिक आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। एजेंडा को पूरा नहीं कर सकेंगे। दूसरे सेनेट का आपका जो सवाल है,
अब आज सेनेट इलेक्शन पे बात करते हैं। जी जी जी, मेरे ख्याल से ओपन बैलेट वाला मामला हल नहीं होगा, क्योंकि फ्रैंकली ऑपोजिशन नहीं चाहती कि मामला हल हो। करना होता तो 10 साल इनके पास इक्तदार था, ओपन बैलेट कर सकते थे जैसे कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था, लेकिन यहां पे इनकी नियत ही नहीं है करने की। तो ये जो भी एक्सक्यूजेस दे के देखें, पहले ये हुआ, फलाना ये हुआ, हमारे 14 सेनेटर जब चेयरमैन सेनेट को इलेक्ट करने की बात हुई थी, उस वक्त हमारे 14 सेनेटर्स ये ले गए, तो आप करवा देते, आप पहले तरमीम कर देते ये चीज जो कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी थी, तो वो वक्त भी नहीं आता। अब मेरे ख्याल से उनकी तवक्कुआत ये है कि एक तो हमेशा की तरह जो पैसा चलता है सेनेट के इंतखाबात में वो भी चले, और शायद कुछ लोग जो मायूस है हुकूमत से, वो हुकूमत को वोट ना दो। इस वजह से मेरे ख्याल से ऑपोजिशन इस पेज पर नहीं आ रही। बाकी हुकूमत के पास तो इतनी अक्सरियत है ही नहीं कि वो किसी किस्म की अमेंडमेंट लेकर आ सके। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा मसला है जो कि हल होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे एक देखें, अभी जो पहला मेरा नुकता था ना, इसमें यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशन जमहूरियत को इस चीज से लिमिट ना करे कि सिर्फ मदाखलत नहीं होगी तो हमारी जमहूरियत ठीक हो जाएगी। जैसे मदाखलत के आप खिलाफ हैं, ऐसे ही हमारी जमहूरियत में, हमारी पार्लिमानी निजाम में ना पैसा चलना चाहिए, ना आप ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करें, ना किसी और इदारे को इस्तेमाल करें। सिर्फ ये मेजर पॉइंट होगा, शायद मुकाबला ही नहीं किसी और चीज का जब मदाखलत होती है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन जमहूरियत सिर्फ ये नहीं हो सकती कि आप जमहूरियत को मजबूत ये कह के कहें कि मदाखलत नहीं होगी। अगर आपको पता है कि पैसा चलता है तो आप उसको ब्लॉक करें, आप ऐसी तरमीम लेकर आए कि वो पैसा ना चले, खरीदो फरोख्त ना हो, ओपन बैलेट करें। जिस एमपीए को अपने मुखालिफ पार्टी के शख्स को वोट देना है, ओपनली आके कहे कि मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं सेनेट एमपीए हूं पीटीआई का, मैं पीएमएलएन कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं। आप ओपनली करें, कोई इस पे कोई आपको बार तो नहीं लगा रहा है इस पर, आप ओपनली करें ये बात। लेकिन जब आप छुप के करते हैं तो फिर सस्पेशन क्रिएट होता है कि आपने पैसे लिए हैं या किसी के दबाव में आपने जाके वोट दे दिया। ठीक है, ऑपोजिशन के पास, हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, ऑपोजिशन करना नहीं चाहती है स्टेप, महमल सरफराज साहिबा। लेकिन आज जो तकारीर हमने खास तौर पर देखी, उसकी रोशनी में तो ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत ने एक कार्ड खेला है, उनको पता है उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको यहां पर क्या लगती है वजह? देखिए अनीना, बात ऑपोजिशन की ये बात दुरुस्त भी हो सकती है कि हुकूमत अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये कर रही है, कि शायद उनको ये डर है कि अगर जो है हमारे अपने लोग भी वोट ना करें हमारे कैंडिडेट्स को, तो इस वजह से चाह रहे हैं। बेशक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग करते हैं, हुकूमतें करती हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। जो चीज ऑपोजिशन ने इस वक्त ये सोचा हुआ है कि जिस तरह हुकूमत ने उन्हें दीवार से लगाया था और ये जो बात की थी कि आर वे या हाईवे, तो उन्होंने भी सोचा कि अच्छा जी नो वे, चल फिर एनजे तो एनजी से, अगर गवर्नमेंट ने ऐसे करने हैं, केसेस बनाने हैं हम पे, बाकी सारा कुछ करने हैं, तो फिर हम भी इनको लेजिस्लेशन के अंदर फायदा नहीं देंगे या इनका साथ नहीं देंगे। मेरा इसके अंदर ये है कि देखिए, अगर जिस तरह शहजाद ने भी बात की, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये चीजें इन्हें कर लेनी चाहिए। हमें याद है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती रही कि नैब का कानून के अंदर तरमीम कर लें, नून लीग नहीं मानी। आज वो अपनी ये गलती मानते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के हमने नहीं की। फिर जिस तरह एक 18वीं तरमीम के अंदर था, जजेस को जो लगाने का पूरा एक तरीका था, लेकिन उस वक्त फिर ऑपोजिशन ने उस वक्त मुखालफत की पीपल्स पार्टी की, हालांकि वो एक अच्छी चीज थी, लेकिन अब जो है वो उसको एक मुतनाज़ चीज उसको बना दिया। कि बहुत सारी और भी इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो कि अगर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिलकर वो काम कर लें तो वो इन द लॉन्ग रन उसका फायदा होता है। जो शायद साहब की ये बात है कि चेयरमैन सेनेट का भी इसी तरह ही होना चाहिए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का या सीएम्स का होता है शो ऑफ हैंड्स और वो वाली चीज, वो भी साथ बैठ के हुकूमत ऑपोजिशन जो है वो बैठकर इन डिमांड्स के ऊपर बात कर ले, जो चीजें नहीं सही लग रही। अच्छा, उसमें ना थोड़ा कानूनी नुक्ता भी है, वो मैं आगे जाकर रीमा से क्लियर करती हूँ। ठीक है, उसके अंदर लीना बात यह है कि असल में ऑपोजिशन को ये लगता है, सॉरी ऑपोजिशन को इस वक्त जो चीज लगती है वो ये है कि वो एक पीडीएम से कंसेंसस कैंडिडेट लाना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली यूसुफ रजा गिलानी साहब। खैर अभी इसके ऊपर वो जो भी फैसला होगा नहीं होगा तो इसके ऊपर डिस्कशन एक हो रही है। तो उनको ये लगता है कि अगर गिलानी साहब जैसे कोई आ जाए शख्स या कोई और जिसके ऊपर शायद उनको लगता है कि पीटीआई के लोग भी चुप करके वोट दे देंगे तो और पता नहीं चलेगा, तो उनको इस वक्त सूट करता है कि ये अभी पता ना चले कौन वोट और वो वाली। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो एक जिस तरह शहजाद ने बात की, मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं ये पॉइंट का मसला है, तो ठीक है आप सेनेट में इंटरफेरेंस तभी नहीं होगी अगर आप ये इस तरह जाके कोई लेजिस्लेशन करें तो सही लेजिस्लेशन करें। मजहर अब्बास साहब, हुकूमत कहती है कि जी हमें इनका साथ चाहिए, ऑपोजिशन कहती है हम बात करने को तैयार है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं बन रहा। आपको कहां पर लगता है डेडलॉक है? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस के लिए गई थी तो उसकी एडवाइस का इंतजार तो कर लेते।
यानी आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव कर दी, तो फिर एडवाइस लेने क्यों गए थे? और अगर ये अमेंडमेंट पास हो नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अमेंडमेंट मूव ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए की थी, वरना एडवाइस का वेट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो सेनेट की कमेटी ऑफ होल की रिकमेंडेशंस हैं इसके हवाले से, वो तो बहुत वाजे हैं कि वो ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है। ऑपोजिशन ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है। अगर आप उन रिकमेंडेशंस को पढ़ें तो उसमें बड़े, और वो यूनानिमस हैं, और वो रज़ा रब्बानी साहब इस केस में पार्टी भी बने हैं, और गालबन वो ही सेनेट की कमेटी ऑफ होल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो गालबन सुप्रीम कोर्ट में पेश भी करने जा रहे हैं कि उसके अंदर अगर सब पार्टियों का इत्तेफाक है उस चीज पर, लेकिन सिर्फ वहां मसला यह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी खत्म ना हो, जो प्रायोरिटीज वाली बात है वो खत्म ना हो। और दूसरी अहम बात जो है, हमने लास्ट टाइम भी की थी, प्रोपोर्शनल, शाहिद खाकान अब्बासी ने की, दूसरी अहम बात वो ये कि ये कैसे हो सकता है कि आप सेनेटर के इंतखाब के लिए तो ओपन बैलेट करें, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सीक्रेट बैलेट करें। तो अगर आप, क्या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में पैसा नहीं चलेगा? तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट की, इससे लगता है कि गवर्नमेंट पहले दिन से सीरियस है ही नहीं इस मसले पर। ऑपोजिशन का अपना मोटिव होगा, अपना वो होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती, पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर वेट का इंतजार करती, दूसरी बात ये कि सेनेट के कमेटी ऑफ होल की रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करती, और तीसरे ये कि ना सिर्फ ये कि सेनेटर के इंतखाब में ओपन बैलेट होता, बल्कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी ओपन बैलेट हो, वरना तो गवर्नमेंट का सारा क्लेम ही खत्म हो जाएगा कि जी हम जो है करप्शन खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कि आप एक जगह रोकना चाहते हैं और दूसरी जगह नहीं करना चाहते आप। ठीक है जी, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। जी, मेरा ख्याल है कि देखिए ना, पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन से क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इसकी कोई मॉरल ग्राउंड से सपोर्ट करेगी। ये हुकूमत ने सारे अरसे में कोई मोरालिटी दिखाई है? ये सारी मोरालिटी ऑपोजिशन के लिए रह गई है। सारे जो पार्लिमानी रवायात हैं, अगर उसके अंदर किसी तरीके से ताउन करने की गुंजाइश बनती है तो क्या ये ऑपोजिशन की है? होता तो ये है कि ऑपोजिशन कभी भी नहीं करती, किसी भी मुल्क में नहीं करती। गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करे और किसी तरीके से ऑपोजिशन को जो है साथ लेके चले, और जो कॉन्टेंशियस इश्यू है उनसे बनाए। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जब 1973 का आइन बनाया था, तो अब मत भूलें कि जो लोग उनके मुखालिफ बैठे थे वो एक दूसरे को भुट्टो साहब की जान के दर पे थे, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय 2 मेंबर्स के पूरी असेंबली ने साइन किए। हर एक जो घर गए, हर एक को मिले और जो बातें इनकॉर्पोरेट की, ये होता है तरीकेकार। दूसरी मैं बात बताऊं कि मेरे ख्याल में असेंबली का जो स्पीकर है, मुझे याद नहीं पड़ा, मैं देखूंगा, आइन देख नहीं सका हूं, वो से खुफिया बैलेटिंग है। देखिए, आइन पाकिस्तान जिन्होंने बनाया वो बेवकूफ नहीं थे। उन्हें कहा जी 4 इलेक्शन चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपने अगर वोट ना दिए अपनी पार्टी को तो आप 20 सीट हो जाएंगे। उसमें वज़ीर आज़म का वोट है, उसमें फाइनेंस बिल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है। अब ये सारी जो चीजें हैं, तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि जी सेनेट का इलेक्शन ऐसा हो? फिर पैसा चलने की बात होती है तो पैसे तो यूनियन काउंसिल और नीचे चल रहा होता है, ओपन बैलेट करा ले जाके। हर हल्के से शिकायत आती है कि वहां पे पैसे चल गया, कितने से तो रो रहे हैं कि जी पैसे वाले लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये तो हल है। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में कहना ये बिल्कुल बिल्कुल एक जहालत वाली बात होती है। ये आप ऑपोजिशन मोरल हाई मोरालिटी करे, ठीक है, ऑपोजिशन ने कभी कहा होगा, उनको सूट करता होगा, ठीक है। और आखिरी बात ठीक है, ये वाहिद पार्टी है जिसके मेंबर जो है मैसिवली बिकते हैं। केपी में 20 बंदे एमपी निकाले, मत भूलें केपी पंजाब की असेंबली नहीं है, पंजाब के 1/3 1/4 असेंबली है, 50 नंबर की असेंबली होती है वहां पे इन्होंने वहां निकाले। अब व्यापारी कौन है, बायर कौन है? इमरान खान 50 करोड़ रुपए हर एमपी को दे रहा है ताकि उसको वोट दे दें। लेकिन कराई से यह है कि इस हुकूमत के अंदर मेरा ख्याल है
कि जितना बड़ा क्राइसिस हुकूमत इटसेल्फ है। अच्छा, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी समाअत कर रहा है और जस्टिस काजी फाजीसा ने उससे मुतल्लिक कल ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले सवाल में। यहाँ पर न्याय साहब छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, टाइम बड़ा कम है हमारे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद ये तल्खियां क्यों हैं ऑपोजिशन और हुकूमत में, अगर दोनों एक ही बात चाहते हैं और तरमीम पर राजी हैं तो क्या वजह है इस डेडलॉक की, जानेंगे अपने बाकी दोनों एनालिस्ट से। जनाब, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने का बिल, तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली में। आज उसके ऊपर बहस हुई। सारा जो डेडलॉक बन गया है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसके हल क्या हो सकता है। रसूल बख्श रईस साहब, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत बिल पेश किया ऑब्वियसली करने के लिए राजी, ऑपोजिशन भी राजी, लेकिन दरमियान में डेडलॉक कहाँ है? क्या जैसे कि ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं स्पीकर के किरदार के ऊपर, क्या इसलिए अच्छे माहौल में बहस नहीं हो पा रही? मसला कहाँ आ रहा है? मेरा ख्याल है कि डेडलॉक तो पहले ही मौजूद था, कोई ये नया नहीं है। हुकूमत चाह रही थी कि ये तरमीमी बिल आ जाए और ओपन बैलेटिंग हो। उनको खदशा है कि पीटीआई के अरकान असम्बली कहीं बिक ना जाए, माजी में भी बिके हैं और अब भी खदशा है कि बिक सकते हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश तो मैं लेजिटिमेट समझता हूँ, जायज़ समझता हूँ कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए और जो अरकान है उनको पार्टी बुनियादों पर वोट देना चाहिए। ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस वक्त ज्यादा खौफ मुझे पीटीआई नजर आती है, उसको खदशात हैं, अपोजिशन को नहीं है। तो अपोजिशन को अगर होते तो वो बिल्कुल बरमला सामने आ जाते, उनके बिकने के चांसेस शायद कम ही हों। लेकिन जो कल परसों बयान आया है कुंदी साहब का कि 25 अरकान असम्बली पीटीआई के उनके साथ राब्ते में है, और राब्ते के होने का मतलब तो आप समझते हैं कि क्या हो सकता है। ये इस वक्त कंटेस्टेशन जो है वो इस बात पे है कि अक्सरियत सेनेट में किसकी होगी। पीटीआई समझती है वो और उसके इत्तेहादी का ये दावा जायज है और ये ख्वाहिश और तवक्को भी जायज है, और मैं भी उसको जायज समझता हूँ कि अरकान अगर पार्टी बुनियादों पर वोट दें। सर, ऐसा हल किस तरह से निकाला जाए? इसका हल मैं समझता हूँ कि जो बात मदर साहब ने की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसका हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हो सकता था, और ये दो पैरेलल जो ट्रैक पीटीआई ने चलाए हैं वो दुरुस्त नहीं है। अगर मकसद पॉइंट स्कोरिंग है तो उससे तो फिर आपके हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुकात खराब होंगे। ये इन मामलात के लिए बातें या सेटलमेंट ईवान के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। बाहर पहले तय कर लेना चाहिए था कि ये तरमीम ला रहे हैं, आपके क्या खदशात हैं, आप क्या चाहते हैं। वो हुआ नहीं। अगर वो होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उस फैसले का इंतजार करते और उसके मुताबिक आगे चलते। इस वक्त भी हाल मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐवान में नहीं आए, इनके दरमियान कोई हल सेटलमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को फैसले का ये वाली जो चीजें है ना, ये रीमा उमर साहबा की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया अलीना। बहुत से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। पहला तो ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो रेफरेंस है वो एडवाइजरी रेफरेंस है। वो उसका जो उसकी जो बुनियाद है वो तरीका कार पे है, क्योंकि हुकूमत पहले कह रही थी कि शायद वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम करके ही सेनेट के इलेक्शन का प्रोसीजर बदल सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि ये किस तरह किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उनको आइन और बाकी कवानीन के हवाले से तजवीज दे सकती है। वो तजवीज उन पे बाइंडिंग नहीं होगी, और दूसरी बात वो तजवीज इस इशू पे है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं आपको बता सकता कि आप सेनेट के इलेक्शन ओपन करें या सीक्रेट बैलेट से करें, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो वो जो रेफरेंस थी उसके सवालात मुख्तलिफ हैं, उसको आप इन आईनी जो तरमीम के जो बिल सामने आए हैं उससे कंफ्यूज नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हमारे जवाब का वेट नहीं कर रहे तो आप जो रेफरेंस है वो विड्रॉ कर लें, वरना तो हम आपको एडवाइस देंगे। ये वो मामला है। दूसरी बात मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अक्सर हम लोग जो भी कोई बिल सामने रखते हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई और अमेंडमेंट की बात होती है तो हम कहते हैं नियत क्या है, ऑपोजिशन की नियत क्या है कि वो नैब के कवानीन में तरमीम चाहते हैं। अगर हुकूमत जो है वो कहे हम 62(1)(f) सादे कमीन वाली प्रोविजन आइन में तब्दील कर रहे हैं, अब सब कहेंगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन में केस है, शायद वजीर आजम उसमें फंस जाएं। क्या हमें नियतों पे जाना चाहिए? अगर कोई अच्छी तरमीम हो रही है जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे इलेक्शन के प्रोसीजर को थोड़ी शफाफियत उसमें लाएगी, क्या हम इंटेंशंस के पीछे पड़ जाएं या हम ऑन मेरिट उन अमेंडमेंट्स को जज करें?
मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर आप इंटेंशन या के पीछे चले जाएं तो कभी यहाँ पे अच्छी तरमीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप कोई भी एक अच्छी मुझे बता दें अमेंडमेंट, उसमें जो हुकूमत है हो सकता है कि वो ज्यादा बेनिफिट करे, लेकिन कल को ये मुल्क के लिए अगर बेहतर है तो अपोजिशन को ये मेरा नहीं, उनका ये जो कंसर्न है मुझे सेंस नहीं मेरे लिए बनाता। दूसरी बात अलीना, ये जो एक सिस्टम है ना कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, कोई दोनों बीच का रास्ता देखना चाहिए, इसमें एक बुनियादी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पाकिस्तान है उसमें पार्टीज का कितना रोल होना चाहिए और उसमें इंडिविजुअल्स का कितना रोल होना चाहिए जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अब इसका बैलेंस मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरह से ढूंढते हैं। इंडिया में कुछ साल पहले ही उन्होंने सीक्रेट बैलेट से वो ओपन बैलेट की तरफ गए हैं सेनेट के इलेक्शन में, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ। बहुत बहुत तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारत में देखते हुए कि सेनेट इलेक्शन में किस तरह से पैसा लगता है, ब्लैकमेलिंग होती है, किस तरह से वहां पे कुछ ओपननेस जो है वो बेहतर है। ठीक है, जब सीक्रेसी है वो करप्शन की तरफ आपको लेके जाती है तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवालात उठते हैं इस पे कि आप कौन कौन से इलेक्शन ट्रांसपेरेंट करेंगे, किन इलेक्शंस में आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि नहीं, यहाँ पे आप जो एमपीज हैं आपके बिल्कुल, उनको अपनी 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 तरफ से वो वोट कर सकते हैं और किसमें पार्टी का कंट्रोल होना चाहिए। और एक आखिरी बात रीना, सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, एक और बहुत अहम बात है कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं तो सजा क्या होनी चाहिए। भारत में उन्होंने इसको फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। पाकिस्तान में हम क्या करेंगे? अच्छा, यही सवाल कल जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी इसके दौरान भी उठे। बड़े जेन्युइन सवालात हैं, वो यही कंफ्यूजन है जो क्लियर होने होंगे। जनाब एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी, जिस दौरान बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। जस्टिस काजी पाजीसा कहते हैं कि हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसे सख्त रिमार्क्स के बाद हुकूमत को उन्हें कैसे मुतमईन करना चाहिए, ये जानते हैं अपने एनालिस्ट से। मजहर अब्बास साहब। ये हम कैसे बताएं कि हुकूमत मुतमईन करना चाहिए? हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शंस कराने चाहिए, सीधी सी बात। ये बल्दियाती इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था मैटर। ये तो बेसिक चीज है ना। पंजाब में आप देखें, पंजाब में आपने 1 साल पहले बल्दियाती इदारे जो है वो तहलील कर दिए और यही सूरत हाल। उसके बाद अगर आप फौरन इलेक्शंस करा देते तो ये मैटर, इस तरह के मैटर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स में जाने ही नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब गवर्नमेंट काम नहीं करती, सालों बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। सिविलियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि वो बल्दियाती इलेक्शंस अवॉइड करते हैं और उसकी कई वजूहात हैं। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त जो काजी फायजीसा की ऑब्जर्वेशन हैं, वो जिस तरह जस्टिस मकबूल बाकर ने भी कहा, उस पर 2 सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि जिस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट इस मुल्क में बांटे जाते हैं, जिस तरह मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट इस मुल्क में बांटे जाते हैं, उसने इस सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है कि जी अगर मैंने जरा सा डिसेंट किया तो मेरे ऊपर ये हर तरह का फतवा आ जाएगा, अगर मैंने तारीफ की तो मुझे दरबारी जो है ठहराया जाएगा। तो हमने दरबार और सरकार में जो है ये चीजें डिवाइड कर दी हैं। ये ऑब्जर्वेशन अपनी जगह उनकी दुरुस्त है और ये इसी तरह मीडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की थी और एक तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस बड़ी बिल्कुल ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस हाल ही में बहुत सारी समातों के दरमियान शहजाद साहब देखने में आ रही हैं कि अदालत सवाल उठा रही है कि आप हर मामला जो कि पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, अदालत के पास ले आते हैं। अलीना बिल्कुल ठीक बात है और हमें मेरे ख्याल से इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस जब आती हैं तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी कुछ साल पहले तक हम मिसालें देते थे कि वहां पे अगर कुछ गलत होता है एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में, एक सेक्युलर स्टेट में, तो वहां पे अदालतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब देखें वहां पे क्या हाल हो रहा है। अदालतें भी इस तरह के मामलात में जिसमें हुकूमती फैसले होते हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। तो हमें तो यकीनन इस तरह के अगर रिमार्क्स आते हैं, ऑब्जर्वेशन आते हैं, इससे हमें भी सीखने की जरूरत है, हुकूमतों को भी सीखने की जरूरत है। और ये एक नॉर्म बन चुका है आपके, जो आपके जब आप मुखालफत करते हैं तो आप मुहिब्बे वतन नहीं ठहरते, आप गद्दार हो जाते हैं, या आपने कोई ऐसी बात कर दी है तो उस पर आपको तौहीन मजहब का इल्जाम आप पे लगा देते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है कि ये रवैया, ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। और जहां तक बात रही कि अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो कहा था आते साथ ही हम जो है वो नए कानून बनाएंगे और बल्दियाती इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन जो इलेक्शन ऑलरेडी पंजाब में हो चुके थे उनको खत्म करके उन्होंने दोबारा वो ब्यूरोक्रेसी का निजाम लगा दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चीजें दे दी हैं। तो मेरे ख्याल से जो कहा था उस पर पूरा नहीं उतरे, वो फौरी तौर पर करना चाहिए। ठीक है रीमा साहब। अलीना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, तो जो भी सब रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे सब ने कहा नहीं आजाद। हम ये टीवी पे नहीं देखते, कुछ हमारे एंकर हजरात हैं जिनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में सेंसरशिप है, वो कहते नहीं है, हमारे साथ तो नहीं होती। ये कहा जाता है कि मीडिया में इख्तिलाफ पाया जाता है, लोगों ने लॉबीज बना ली हैं, मुख्तलिफ पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सेंसरशिप नहीं है। अब कोई उनसे ये पूछे कि सेंसरशिप कौन कर सकता है इस मुल्क में, अगर आप उस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हो जो पावर में ही नहीं है, तो उसको कौन सेंसर कर सकता है? सेंसरशिप तो तब होती है ना जब आप जो पावर में है उसके खिलाफ कोई बात करो, उनके एजेंडा के खिलाफ बात करो। खैर, दूसरी बात तो मुझे ये अच्छा लगा कि वो रिपोर्टर्स जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने तो सबने मिल के कहा कि सेंसरशिप होती है, मीडिया आजाद नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बार अच्छा, दिस इज वेरी रिलेटिव, दिस इज वेरी रिलेटिव। आई थिंक हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होगा। वी कैन हैव अ सेपरेट डिबेट ऑन इट। जी आगे। अलीना, नो, एक सेकंड, सॉरी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज विंटर में थी कि नहीं, अगर मैं एक एलीट जगह पे रहती हूँ जहाँ बहुत अच्छी गैस का प्रेशर आता है, मैं कहूँ नहीं मुझे नहीं मालूम पूरे मुल्क में गैस शॉर्टेज है कि नहीं, क्योंकि मेरे घर तो आती है, खाना बनता है, ये गलत बात होगी। अगर आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हो तो आप ये कहो ये मेरी अपनी बात है, लेकिन आप पूरे इसको ये नहीं कह सकते कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये बहुत एक बुनियादी आप बात बिल्कुल सही कर रही है, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कर रही हैं, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आई थिंक लेट्स, ठीक है, लेकिन मुझे इसको बिल्ड करने दें। चलिए ठीक है, मैं इंडिविजुअलाइज नहीं करना चाहती, ना ही पर्सनलाइज करना चाहती हूँ। दूसरी बात देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने की जजमेंट में ये साफ साफ लिखा है, अगर आप चाहती हैं मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, कि इस मुल्क में कोवर्ट और ओवर्ट सेंसरशिप हो रही है। उन्होंने पूरा तरीकाकार बताया है कि अपनी पसंद के लोग भर्ती किए जाते हैं, जो पसंद नहीं होता उसको निकलवाया जाता है। क्या वो भी गलत है? क्या ईयू की, हम हर वक्त फैटिफ की बात करते थे, लीना आखिरी पॉइंट, फैटिफ की बात करते थे कि मुल्क को ब्लैक लिस्ट में ऑपोजिशन जो है वो लेके जा रही है। जीएसपी प्लस भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए ना, हमें ट्रेड इंसेंटिव्स मिलते हैं। ईयू की जीएसपी प्लस रिपोर्ट में भी बहुत तफसील से मीडिया फ्रीडम पे लिखा गया है। तो अगर कोई चंद एंकर्स हैं या मीडिया पे लोग आते हैं जिन्होंने सेंसरशिप एक्सपीरियंस नहीं की, तो क्या सब गलत है? सुप्रीम कोर्ट गलत है, ऑब्जर्वेशंस गलत है, जजमेंट्स गलत है, रिपोर्ट्स गलत है, ईयू गलत है, और वो लोग जो कहते हैं हमें सेंसर किया जा रहा है, क्या वो भी गलत है? अपने पोजीशन ऑफ प्रिविलेज को मेरा नहीं ख्याल जनरलाइज करना चाहिए। न्याजी साहब, जो आज काई साहब ने मेरा ख्याल में, या जैसे महबूब बागर साहब ने जो फरमाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सारे बेंचेस मुख्तलिफ केसेस में नैब के ऊपर से लेके और बाकी कमेंट्स तक देते रहे। काजी साहब कुछ मामलों में ज्यादा डिस्प्यूट थे, जैसे कि अभी रीमा ने बताया कि जी प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में। मुझे तो यही खुशी है एटलीस्ट जो बात हम मीडिया पे अपने ही मुफाद में, मीडिया के मुफाद में नहीं कर सकते, ये बात कितनी दफा मैंने मीडिया पे कही कि मीडिया आजाद नहीं है, और उसके बाद मैंने देखा कि प्रोग्राम वहां से म्यूट हो जाए या प्रोग्राम आगे नहीं चला। ये मीडिया के बारे में जो आजादी है। फिर उसके बाद हमें पता है जब जिन्होंने आके दूसरे, जिसको कहना चाहिए सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया, क्योंकि आप बात ही नहीं कर सकते, न बात कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट की, जो 50 करोड़ रुपए से उन्होंने एमपीएस को खरीदने का काम किया, काजी साहब ने उसके ऊपर भी नोटिस लिया। फिर आप ये बताएं कि ये इमरान खान साहब जो है, ये इन सारी बातों में मीडिया की आजादी हो, या एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स हो, या जो एक तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन हो, तो ये कहते थे डेवोल्यूशन होगी, हम सारी पावर दे देंगे बल्दियाती इलेक्शन को। हमारे साहब ने जैसे कहा 6 महीने बाद, 6 महीने मेरे ख्याल 4 या 5 महीने बाद आपने पंजाब के बलदियाती इदारे जब जुम्बश कलम कैसे कर दिए। पूरा सूबा जो है 2 साल से
लोकल बॉडी जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन से महरूम है, और इलेक्टेड लोग जो है उनको आपने ऐसे निकाल के जैसे बंदा मक्खन से जो है बाल निकालता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जितने जो यू टर्न तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मोरालिटी होती है ना इस हुकूमत की, वो मेरा ख्याल है कि वो पूरी मुतासर हुआ है। पाकिस्तान का जो बाकी तो जो होना था, लेकिन मोरालिटी का जो बाजा बचा है, मेरे महज मुझे उसका बुरी तकलीफ है। ठीक है जी, ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा कम है न्याय साहब, सॉरी। महमल, जल्दी से आपका कमेंट प्लीज। अलीना, आई होप कि वैसे जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हजरात ने बात की है, बातें तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की हैं, तो आई होप कि उनके साथ हुकूमत वो ना करे जो वो अपने नाकदीन के साथ करती है या वो अपोजिशन वालों के साथ करती है। ना किसी की गाड़ी से मनशियात बरामद हो, आई होप कि ना किसी के ऊपर केसेस जो है वो डाल दिए जाए, ना फिर उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म ऑनलाइन कैंपेन्स जो एक स्टार्ट की जाती हैं ट्रोलिंग की, वो वाली चीजें हो। मेरे ख्याल में मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात साहब की बात हुकूमत को बिल्कुल सोचनी समझनी चाहिए। और जिस तरह मैंने पिछले जवाब में भी ये बात की थी कि कोई बात जो अगर आपको सही चीज जिसमें आपकी बेशक उनसे ना भी बनती हो या आप उस चीज पे, लेकिन फिर भी अगर कोई बात सही सब्सटेंसिव कह रहा है तो उसको आप एक्नॉलेज करें और फिर उस पे आगे बढ़े। हुकूमत को ये चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि यहाँ पर मीडिया आजाद नहीं है, हुकूमत को ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, हुकूमत को ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक घुटन का माहौल बन रहा है और आजादी इजहार राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में जज साहिबान को ये सब कुछ एक्नॉलेज करें और फिर तस्दीक करें। रसूल बख्श साहब, छोटी सी चीज अलीना के जो उनका बहुत ज्यादा होता है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग पे जाएं बजाय इसके। महमल, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने मेरे पास बड़ा कम टाइम रह गया है। रसूल बख्श साहब, देखिए, हुकूमत मुझे नहीं मालूम कि कैसे मुतमैन कर सकती है। सबको मालूम है कि बल्दियाती निज़ाम चल रहा था पंजाब में, पिछली हुकूमत ने इंतखाबात कराए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कराए थे। कोई जमहूरी हुकूमत माजी में हमने देखा है कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेज किया है। उसकी वजह पार्लिमानी निज़ाम मैं समझता हूँ, वो इसलिए कि MPS नहीं चाहते कि इक़्तिदार मुंतकिल हो मकामी सतह पर या उनको फंड तरक्की के लिए मिल सके। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने गलत फैसला किया है बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करके, और अगर आपने मुतबादिल भी लाना था और आपका ख्याल है कि आप बेहतर ला सकते हैं तो फिर इंतखाबात फौरी तौर पर कराने चाहिए। और मुतमैन तो हम भी और सुप्रीम कोर्ट भी और पंजाब भी इस सूरत में हो सकता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम हों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रसूल बख्श साहब, आपसे इजाजत चाहेंगे, कल मुलाकात होगी नए सवाल आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।